नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में आज महागठबंधन ने अपना सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट दोनों घोषित कर दिए। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि बाद में अन्य समुदायों से भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इस घोषणा के बाद महागठबंधन हमलावर है कि अब एनडीए बताए कि उनका सीएम चेहरा कौन है। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव की बात तो ठीक, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करता है। तेजस्वी यादव ने आज भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज तक और विकास के दावों से लेकर शिक्षा रोजगार तक चुनावी सवाल खड़े किए। जवाब में एनडीए ने भी महागठबंधन की एकता और तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा चोर के बेटे को सीएम उम्मीदवार बनाना शर्मनाक है। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को कमजोर गठबंधन बताया। जेपी नड्डा ने बिहार में विकास वर्सेस विनाश का मुद्दा उठाया और जनता से सोच समझकर वोट करने की अपील की। अब सवाल है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी किसका पलड़ा भारी। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे। अब तक जिस सवाल पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा घेरा जा रहा था, उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की संयुक्त पीसी में ये साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत ने यह भी साफ किया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुकेश सहनी का दावा भी महागठबंधन को मंजूर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए का हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आत्मसम्मान बेचने का आरोप लगाया है। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। मेरे तरफ से राहुल गांधी जी को 100 रुपये का इनाम आप भिजवा दीजिएगा। आत्म स्वाभिमान बेचने के लिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तेजू का चेहरा, राहुल गांधी गायब। जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन ने ऐलान में देरी की और ये ऐलान भी रूठे हुए तेजस्वी को मनाने के लिए किया गया। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। सीएम फेस को लेकर अब तक सवालों का सामना कर रहे महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान तो कर दिया, पर इससे सियासत थमने की जगह और सुलग गई। अब विरोधी कांग्रेस के स्टैंड और गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को लेकर तंज कस रहे हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आज के सवालों पर आते हैं। तेजस्वी महागठबंधन का सीएम फेस क्या खत्म हुआ कलेश? महागठबंधन के अंदर जो कलेश चल रहा था सीएम फेस को लेकर और डिप्टी सीएम फेस को लेकर, क्या महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी बने तो क्या यह कलेश भी खत्म हो गया? मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस, किसकी हार किसकी जीत? क्या बिहार में कांग्रेस ने समझौता कर लिया? दबाव की राजनीति में आरजेडी कांग्रेस पर भारी पड़ी। नीतीश वर्सेस तेजस्वी में किसका पलड़ा भारी? इन तमाम सवालों पर आज बहस करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर नेहोरा यादव और बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से राजेश राठौड़ जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वीआईपी से देव ज्योति जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल देव ज्योति जी आपसे। फाइनली
आज महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। लेकिन इस सीएम और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी में आपके हिस्से में भी डिप्टी सीएम की जो उम्मीदवारी है वो आ गई है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि 15 सीटों के समझौते के एवज में यह डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी आपको मिली है। 40 सीटों पर लड़ने का दम भरने वाले देवज्योति की पार्टी सिर्फ डिप्टी सीएम के चक्कर में बाकी की सीटें गंवा गई। जरा ये बताइए ना संतोष जी, देश का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितना सीट में चुनाव लड़ रहा है? 101 सीट में चुनाव लड़ रहा है। आपसे तो बड़ा आंकड़ा है वो। पूरा 243 में लड़ जाती है बीजेपी। आपसे 7 गुना बड़ा आंकड़ा है बीजेपी का। कुछ भी आंकड़ा है, वो पैसा में भी बहुत बड़ा है बीजेपी हम लोग से, पैसा में भी बड़ा है, बहुत मालदार पार्टी है। पैसा 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए हर एक कैंडिडेट को दे रही है किसी तरह से जंग को जीतने के लिए। फिर एक्स्ट्रा पैसा अलग। जरा देवज्योति जी की आवाज बढ़ा दें हम लोग जी। क्राइसिस फंड भी आ रहा है, किसी तरह से सीट जीत जाना है, बेईमानी करके पैसा के बल में, इसके बल में किसी तरह से जीत जाना है। तो आपका भी तो मकसद था कि किसी तरह से डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी मिल जाए। अरे भाई, एक अति पिछड़ा का बेटा को, निषाद का बेटा को, मलाह का बेटा को अगर डिप्टी सीएम मिल रहा है आजादी के 75 साल के बाद, 76 साल में हम लोग आ गए आजादी का, एक मलाह का बेटा अगर डिप्टी सीएम बन रहा है तो हम लोग को तो गर्व की बात है ना। हमारा अति पिछड़ा समाज जो है अपना गर्व की बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उखड़ गई है, कह रही है जिस जाति का 2 से 2.5% वोट बैंक है उसको आप डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी दे रहे हैं, और जो 19% आरजेडी के साथ मुस्लिम लगातार पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको आपने कुछ नहीं दिया, झुंझुना थमा दिया। तो उनको भी संतुष्ट कीजिएगा ना। हमारे पार्टी के एक नेता हैं डॉक्टर सुनील, उनका हॉस्पिटल भी है आंख वाला, भेजिए उनको आंख दिखवाने के लिए। 11% निषाद समाज है, जातीय जनगणना में 9.65% है, हम लोग 12% क्लेम करते हैं। ये कहां से ये आंकड़ा उठा के ले आए हैं? ये बीजेपी का भाषा बोल रहा है। फिर ओबीसी जी का पार्टी ये बीजेपी को मदद करने की बात कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना चलता है। लोग जानता नहीं है क्या ओबीसी साहब का पार्टी का, ओबीसी साहब का क्या एजेंडा है? ओबीसी साहब का अगर एजेंडा रहता तो हमारे साथ आके इनको तो खुलेआम समर्थन करना चाहिए था कि भाजपा भगाओ, देश भगाओ। बीजेपी को भगाने के लिए अभी तक ओबीसी जी का पार्टी ने बिहार में कौन सा ऐसा काम किया है या देश में ऐसा काम किया है कि जो बीजेपी को नुकसान पहुंच सके? ये बीजेपी को फायदा कराने वाले लोग हैं। बीजेपी किस तरह से सत्ता में आए उसके बारे में सोच रखने वाले। ठीक है, नेहोरा यादव जी की तरफ जा रहा हूं। नेहोरा यादव जी की तरफ जा रहा हूं। नेहोरा यादव जी, सवाल यह पूछा जा रहा है आपसे कि उन्होंने तो आज ऐलान कर दिया डिप्टी सीएम फेज महागठबंधन का और सीएम फेज महागठबंधन का आज ऐलान हो चुका है। सवाल नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर पूछा जा रहा है। संतोष जी, एक कहावत हम लोग की तरफ है, पैर में कटहल होठ में तेल। सीएम फेस की घोषणा कर दें या जो भी कर दें, या डिप्टी सीएम की कर दें, जीत कर आएंगे तब ना। बिहार की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में महागठबंधन कहीं नहीं है, और जो परिस्थितियां बनी है बिहार का, उस बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही जनता मुहर लगाएगी, और तैयार भी जनता है 6 और जो जिस दिन वोट होने वाला है। तो इसीलिए सीएम फेस, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं महागठबंधन के नेताओं को कि आपने वैसे व्यक्ति का सीएम फेस घोषित किया जिस पर कई आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, कई आरोप हैं, वैसे व्यक्ति का सीएम फेस आपने घोषित किया और आदरणीय नीतीश कुमार जी से तुलना करने की कोशिश की। तो आपने आपका टॉपिक भी है कि किसका पल्ला भारी होगा। अच्छा बताइए, एक पल्ले पर लोहा रहे और एक पल्ले पर रुई रख लीजिए तो किसका भारी रहेगा? अरे इनका तो कोई वजन ही नहीं है जिनको सीएम फेस आपने घोषित किया। न शिक्षा में, न छवि में, न ईमानदारी में, न अनुभव में कहीं कोई नीतीश कुमार जी से तुलना अगर किया जाता है
तो मुझको लगता है कि ये बिहार का, नीतीश कुमार जी का नहीं, ये बिहार का अपमान होगा। इसीलिए कहीं खड़े नीतीश कुमार के सामने, एनडीए के ठीक है, राजेश राठौड़ जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ जी। बहुत मुस्कुराहट है आज आपके चेहरे पर, बहुत दिन बाद आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर डिबेट के लिए आए। सबसे पहले तो बधाई। आखिरकार जो पेच फंसा हुआ था, जो विवाद चल रहा था महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर, डिप्टी सीएम फेस को लेकर, वो फिलहाल क्लियर हो चुका है। लेकिन बहुत देर नहीं हो गई मेहरबा आते आते। संतोष भाई, सचमुच कहीं पेच नहीं था। पिछला चुनाव भी हम आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़े थे, बेहतर सफलता प्राप्त की थी। अगर उस समय भी अगर 12,000 वोट की चोरी नहीं की गई होती तो तेजस्वी यादव जी आज सीएम होते और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती, नीतीश कुमार को नाम और निशान नहीं होता। एकदम देर नहीं हुआ, हम तो समय पे हैं। देर तो उनका हो गया है जो बहस कर रहे हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, मुख्यमंत्री का वोट लेंगे तेजस्वी यादव जी। एनडीए का मुख्यमंत्री कौन है? क्यों नहीं घोषणा हो रहा है? क्योंकि वो मान चुके हैं कि पिछली बार अरे वो तो एकनाथ शिंदे भी थे, इसमें थे नहीं, एकनाथ शिंदे भी थे, वो आज कहाँ है? तो उन्होंने मान चुका है संतोष भाई। राजेश जी का आवाज संतोष भाई, आवाज उनकी बहुत क्लियर आ रही है। नहीं एकदम आवाज नहीं, हमको तो नहीं आवाज उनको नहीं सुना, उनको सबका आवाज बैठा। फोन में हम ठीक करवाते, स्क्रीन पर बहुत ठीक आ रही है। आपके कान की गलती है, आपकी कान की गलती है तो मैं क्या करूं? मैं संतोष भाई छोटा उदाहरण दे रहा हूं और बड़ी विनम्रता के साथ दे रहा हूं। इस बात को आप स्वीकार भी करेंगे कि पिछली बार जब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा तो बेहतर परफॉर्मेंस हुआ और तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार हुआ था और नीतीश कुमार औंधे मुंह गिरे, जितनी थे उसमें हाफ हो गए। इस बार साफ हो जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब तक नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर रहा है। ये जनता दो सवाल ये पूछ रही है कि कल तक आप तेजस्वी यादव का नाम लेने से बच रहे थे, राहुल गांधी भी बचते नजर आए। अब तेजस्वी यादव को आपने सीएम उम्मीदवार घोषित किया, उसमें सहमति दी है और अशोक गहलोत ने उनका नाम प्रस्तावित किया, उसका ऐलान किया। पहला सवाल यह कि आरजेडी के सामने आप दब गए, ये आप पर कहा जा रहा है। दूसरा यह कि डिप्टी सीएम की जो उम्मीदवारी मिली है वीआईपी के मुकेश सहनी को, वो कुल जमा 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उनके मुकाबले 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि 4 गुना सीटों पर। उसके बावजूद डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी उनकी आपने मान ली, कांग्रेस के हाथ लगा क्या? अरे बहुत उचित सवाल है। एक पहला सवाल आपका है कि तेजस्वी यादव के सामने झुके नहीं। तेजस्वी यादव जी से हमने इनकार कब किया था? जब भी हमारा आपका डिबेट, भले ही हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो जब भी हम बाइट देते थे, आपके साथ डिबेट में बैठे हैं, तो तेजस्वी यादव पर चर्चा होती थी और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा और कहा था कि उचित समय आने दीजिए, उचित समय पर हम राज तिलक की बात करेंगे और उस दिन हमारे सर्वसम्मति से सभी नेता राज तिलक की बात करेंगे। और आज सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी के दूत बनके यहाँ अशोक गहलोत जी आए और राज तिलक की बात तेजस्वी यादव को करके गए। मुकेश सहनी जी की पहले से अपेक्षा थी और अति पिछड़ा में एक बड़ा चेहरा है। बड़े दिनों से वो शोषण भारतीय जनता पार्टी से हो रहे थे। पिछले बार उनका 4 एमएलए था, 4 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी खा गए, अति पिछड़ा के बेटा के सड़क पर रख दिए। इंडिया गठबंधन ने तय किया कि एक डिप्टी सीएम होगा तो पहला डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी होंगे। और अब उसमें एक बात और कहे उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने, कि इसके अतिरिक्त 1-2 और डिप्टी सीएम होंगे। तो कांग्रेस पार्टी में तो जानते हैं आप, हम सब जानते हैं कि जब सरकार बनेगी उस समय हमारे नेता निर्णय लेंगे कि उस समय की उपयोगिता के आधार पर कौन बेहतर सरकार बनी नहीं और मंत्रिमंडल का गठन पहले कर लिया है। खैर, मैं आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं, मेरे बहुत सारे जवाब आपसे मांगने हैं, लेकिन बीजेपी की प्रीति शेखर जी भी हमारे साथ हैं। प्रीति जी, अब तो तस्वीर साफ है, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? संतोष जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। जब महागठबंधन जब लटबंधन में जब परिणत हो गया, जब हर लोग एक दूसरे से याचना करने लगे, महागठबंधन के दूसरे दल राष्ट्रीय जनता दल से याचना कर रहे थे कि मेरी सीट पर आप उम्मीदवार मत उतारिए, और राष्ट्रीय जनता दल याचना कर रही थी कि अरे भाई तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर दीजिए। तो यहाँ पर आपस में ही याचना हो रही थी और आपस में ही रन हो रहा था, और आज उसका परिणाम हुआ
कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर मात्र जो है वीआईपी के जो नेता हैं उनके ही नाम की घोषणा हुई, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल एक जो महागठबंधन का प्रमुख घटक दल है, जिस पर ही पूरी बुनियाद टिकी है महागठबंधन की और जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज है, उसके तरफ नजरें इनायत ही नहीं हुई। तो ये आप देख लीजिए कि उनके तरफ से सीएम फेस घोषित होने के बावजूद भी उनके अंदर की क्या स्थिति होनी है ये जग जाहिर है, ये पहले से ही परिणाम तय है। दूसरी तरफ हमारे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हम लोग नीतीश कुमार जी के यशस्वी नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और देख लीजिए एक तरफ विरासत में ही सियासत किसी को मिली है एक सीएम फेस को, और दूसरे तरफ सत्ता मिली है वो संघर्ष के आधार पर मिली है। तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक की पार्टी जब सत्ता में आती है तो संघर्ष होता है, भ्रष्टाचार होता है, अपराध बढ़ता है और वहां पर लोगों को के सरेआम लोगों के अपहरण किए जाते हैं। और दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो सुशासन की व्यवस्था कायम होती है, महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, उनको घरों की दहलीज से बाहर निकलकर सम्मान दिया जाता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को स्कूल कॉलेज और बड़े बड़े संस्थानों से सामना अब लोग कर पा रहे हैं, लोगों को अच्छी सड़क मिल रही है, एयर कनेक्टिविटी मिल रही है। प्रीति जी वो ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इधर चेहरा क्लियर कर दिए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नीतीश को लेकर उनको कंफ्यूजन है कि आप जब सत्ता में आएंगे तो नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे भी या नहीं, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए संतोष जी, ये कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करते रहे, लेकिन हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब लोग उससे सहमत हैं। और विपक्षियों से पूछिए ना इतना सिर फुटबॉल क्यों कर रहे थे इतने दिनों से, हमारे यहाँ तो सब लोग बिल्कुल निश्चिंत भाव से चुनावी मैदान में है। एक फेज जब कंप्लीट हो गया तब ये सीएम फेस घोषित कर रहे हैं और कई सीटों पर तो ये 2-2 3-3 उम्मीदवार उतार रहे हैं। और ये हद तो तब देखिए, उसको लेकर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन रमाकांत जी की तरफ मैं जा रहा हूं, रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। संतोष जी एक मिनट सिर्फ मैं लूंगी, सिर्फ एक मिनट। आप हद तो तब देखिए कि ये लोग सरकार बनाने का दावा करते हैं और इनके कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो जा रहा है, तो ये कहां से टिक पाएंगे। और दूसरी तरफ हम सब लोग एकजुट हैं और आप यकीन मानिए जनता भी इस बात को मानती है, समझती है और विश्वास करती है कि एनडीए का दूसरा नाम विश्वास है, जिस पर जनता आंख मूंद कर विश्वास करती है और फिर से हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाले हैं। ठीक, संतोष जी। रमाकांत जी, आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की और जिसमें दो बड़े ऐलान हुए तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी को लेकर मुकेश सहनी के नाम का, इसके बाद अब महागठबंधन को आप कहां देख रहे हैं? आप जो धुंधली तस्वीर थी वो साफ होने के बाद आप बैकफुट पर देख रहे हैं या फ्रंट फुट पर देख रहे हैं? विपक्ष चूंकि सत्ता पक्ष चूंकि बीजेपी सम्राट चौधरी आज कह रहे थे चारा चोर के बेटे को सीएम उम्मीदवारी देना गलत है और इसको लेकर बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर हो गया कि वो अब इसी मुद्दे को भुनाने के लिए आगे लगातार बयान छोड़ेंगे। जी संतोष जी, मैं इसे इस नज़र से देखता हूं कि कांग्रेस जो सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है महागठबंधन का, उसके द्वारा सोशल इंजीनियरिंग को फिट करने की कोशिश की गई है और उसका आधार बना है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। दो चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन अभी दो चेहरा और बाकी है और वो चेहरा है दलित और मुस्लिम का। और अगर देखें तो अगर मुस्लिम का कोई उप मुख्यमंत्री घोषित होते हैं और माई का अगर समीकरण फिट होता है तो लगभग वो समीकरण जो हो जाते हैं 30 से 32% हो जाते हैं। उसके बाद दलित का अगर कोई चेहरा घोषित होता है तो वो भी लगभग 16-17% है। और जहाँ तक निषाद जी को, मुकेश सहनी जी को बनाने की बात है, तो भले जनगणना में कह सकते हैं कि ये मल्लाह का परसेंट 2.3 है, लेकिन जब मुकेश सहनी अपनी बात कहते हैं तो उसमें मल्लाह को, निषाद को, सहनी को और कई उपजातियां जोड़ करके वो लगभग 12% बना लेते हैं। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग है जो लालू जी 1990 तक से लेकर 2000 तक बनाते रहे। दूसरे तरफ अगर आप देखें, अगर महागठबंधन ये एनडीए की बात करें तो एनडीए का जो आधार वोट है वो है वैश्य और सवर्ण प्लस
जो पिछड़ी जाति में कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ये उसके आधार वोट हैं, और फिर वो वोट हैं जो विकास के नाम पर, जो सुशासन के नाम पर होते हैं। ये इनका सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन सवाल है कि ये चुनाव जो है रिले रेस की तरह है, रिले रेस की तरह है, और उसमें अंतिम तक बैटन लेके कौन जाता है ये देखना होगा। अभी तो रेस प्रारंभ हुआ है, लेकिन अगर गौर करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहां से एनडीए ने अपनी शुरुआत जो की है वो एक एज लेके की है, जैसे सीटों की हिस्सेदारी, उम्मीदवारों का चयन, अपने प्रमुख नेताओं को बिहार में लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम। लेकिन उधर अभी न बड़े लोग आए हैं न किसी बड़े लोग का कार्यक्रम तय हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उनको एज को डिसाइड करता है। और रहा नीतीश कुमार जी की बात कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो भविष्य की बात है, क्या हो सकता है। लेकिन भाजपा ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम 45 विधायक वालों को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो ये एक उदाहरण सामने है। और एक बात तो सामने ये भी आई है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक फेस इमेज बनता है, लेकिन वो थोड़ा अस्पष्ट है। और तेजस्वी जी ठीक है, देवज्योति जी आपको जवाब मिला। सकारात्मक बात है। 2020 में अपने से कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री दावेदारी थी उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था बीजेपी ने। यहां तक कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि आपके विधायक ज्यादा हैं, आप अपना सीएम बना दीजिए। उसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार ही बने थे और बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। नेकी और पूछ-पूछ, नेकी और पूछ-पूछ। सामने गोलगप्पा आता है, जो बोलेगा भी नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, गोलगप्पा एक दो को खाइए जाता है। तो भाई सोचने वाली बात है ना। अब की बार नीतीश कुमार, कहाँ सब पोस्टर वोस्टर सब फेंकवा दिया बीजेपी वाला लोग, कहाँ पोस्टर दिख रहा है पूरे बिहार में। अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार, फिर 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। कहाँ गया पोस्टर? सब कूड़ादान में फेंक दिया। सब जो है कूड़ा उठाने वाला लोग ले जाके जो है जमा करके रखा है। अभी जाड़ा आएगा तो सब जला के आग तापेगा। हम लोग को नहीं दिख रहा है कि कहाँ फेंका हुआ है। कहाँ गया आपका 50 सीट? हम लोग को दिख रहा है ना। ज्योति जी, मिला कि नहीं 50 सीट? अरे हमारा 50 सीट छोड़िए ना, 101 सीट में लड़ रहे हैं आप लोग को। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 101 सीट में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों नहीं 243 में लड़ते हैं? अरे 101 में क्यों लड़ रहे हैं? आपको लड़ना चाहिए। कहाँ है आप? आपको लड़ना चाहिए 243 में, 243, 242 ज्यादा लेट नहीं हो गए सीएम उम्मीदवारी की तरह। अब तो उनके महागठबंधन की सीटों का ऐलान हो चुका है। नहीं, ठीक है, हो चुका है, तो इनको दिक्कत क्या है भाई? एक मल्लाह का बेटा, निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा को अगर कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन के सीपीआई माले, दीपांकर भट्टाचार्य जी का पार्टी सब मिलके जो है अगर डिप्टी सीएम मान रहा है, तो इनको काहे मिर्ची लग रही है? इनको तो हमरे को अध्यक्ष मिलता है भारत सरकार मंत्री बनाने में, एगो निषाद का नेता ही पैदा नहीं कर पाए अभी तक। ये हमरे सचिव ले जाके बिहार सरकार का मंत्री बनाते हैं। ठीक है, नेहरा जी कुछ कह रहे हैं। नेहरा जी कुछ कह रहे हैं। नेहरा जी, निषाद का नेता बात पैदा नहीं कर पाया बीजेपी। मैं तो संतोष जी ये चाहता हूँ कि कोई अति पिछड़ा का बेटा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, तो इससे असहमति कहाँ है? हम लोग तो काम किया है अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए। जहां तक मुकेश सहनी जी की बात की जा रही है, आप 2024 का हालात देखिए। 2024 में जो सीट उन्होंने लिया लोकसभा में, एक भी सीट स्वयं भी नहीं जीत पाए और इनकी पार्टी भी नहीं जीत पाई। देखिए, जिनका जनाधार नहीं है वैसे लोगों को तेजस्वी या कांग्रेस लेकर चल रहा है। अभी जो इसके बाद आपके पास आ रहा हूं जी, अभी जो परिस्थितियां हैं, आप कभी चर्चा आप लोग करते हैं 2020 का, तो एक उदाहरण है कि अगर बबूल के पेड़ के नीचे आम अगर मिल जाए तो हर वक्त आम नहीं मिलेगा। 2020 में कौन सी परिस्थिति के कारण हम लोग कम सीट लाए? बिहार नहीं, देश के राजनीति करने वाले अब बुद्धिजीवी जानते हैं कि किन कारणों से हमारी सीट कम आई। लेकिन इस बार जो है, जो एनडीए लड़ रहा है मजबूती के साथ, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो महागठबंधन के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं,
अब मैं एक वीडियो संतोष जी आपको दिखाता हूं। ये लोग कहते हैं ऐसे लोगों को बिहार सत्ता देगा क्या? ऐसे लोगों को बिहार सत्ता देगा? वोट चोर गड्डी चोर किसको कह रहा है? इनके प्रभारी को। ये सब सारे लोग राजेश जी, बिहार को, ठीक है बिहार राजेश को जी, लूटने के कांग्रेस लिए के अंदर ये इकट्ठा देखा तो जा हुए रहा है, सीट चोर ये सारे गद्दी लोग बिहार को चोर, लूटने सीट के लिए बेचने इकट्ठा वाले हुए गद्दी हैं। छोड़ कृष्णा बिहार के लावरू का भी विकास के विरोध लिए लगातार नहीं, हो रहा है। बिहार को आगे बढ़ाने के और लिए नहीं। दूसरा ये कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां आप कर रहे थे वहां ना राहुल गांधी का कोई चेहरा नजर आया, वहां पर लाइन भी ये थी कि तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार, वहां पर राहुल गांधी का चेहरा भी नजर नहीं आया। सभी सवालों का जवाब संतोष भाई हम बारी बारी से देते हैं। पहले आदरणीय निहुरा भाई के जवाब दे दूं, जेडीयू के बड़ी वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिपक्ष में अति पिछड़ा के बेटा को नेता देखना चाहते हैं। तो पहले तो ये तय कर ले कि प्रतिपक्ष में भाजपा बैठेगी कि जेडीयू बैठेगी। अगर जेडीयू प्रतिपक्ष में आ गई तो नीतीश कुमार को बनाएंगे प्रतिपक्ष के नेता, या फिर अति पिछड़ा के बेटा को बनाएंगे। अगर भाजपा प्रतिपक्ष में आ गई तो सम्राट चौधरी होंगे प्रतिपक्ष के नेता। हम लोगों ने तो दलित या को ही फिर सुंदर सुन भाजी 2 मिनट खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में खत्म हुआ। या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी आएंगे, या फिर मंगल पांडे बनेंगे, या अति पिछड़ा लाएंगे। अगर विपक्ष में दोनों आते हैं तो किस अति पिछड़ा वर्ग के बेटा को प्रतिपक्ष के नेता बनाएंगे? एक। दूसरा आपका सवाल था कि मंच पे तेजस्वी यादव जी का ही चेहरा दिखा, राहुल जी का चेहरा कहां था? तो राहुल जी के प्रतिनिधि उस पर घोषणा करने आए थे कि राज तिलक इस बार 14 के बाद 14 तारीख को तेजस्वी यादव के माथे में लगेगा। लेकिन आप हम सब बिहारी आदमी हैं, हमेशा इस बात को जानते हैं कि शादी में दुल्हा का फोटो होता है, समधी या भैंसुर का नहीं होता है। तो दुल्हा था, उसका फोटो था। तो कभी देखे हैं शादी में भैंसुर का समधी का? अरे बगल में देना समधी, अरे फोटो नहीं लगाया, बात समझ में आई। समधी आ जाते, वो दिल्ली में गए तब भी नहीं मिले समधी। और साथ में जब बाइक पर बुलेट पर चल रहे थे तब तो तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, दूल्हे साहब। उस समय समधी मौजूद थे, लेकिन अब समधी मौजूद नहीं थे। संतोष भाई, अरे संतोष जी प्रभारी को बगल में अभी उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में अशोक गहलोत जी के अपना अभिभावक माना, संबोधन किया आज के प्रेस में। तो समझी तो मौजूद थे वहां, महाराज समझी कहाँ थे? समझी वही मौजूद थे, चिंता मत कीजिए। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? करेगा बिहार का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी है तो बड़े समधी तो वही हुए ना, तो राहुल गांधी जी उससे छोटे समधी सब आपने बिठा रखे थे, आप भी खुद मौजूद थे, आप खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन बड़े समधी नहीं थे ना, मेन समधी तो नहीं थे। प्रीति जी कुछ कह रही हैं। मैंने क्या कहा? मैं क्या संतोष जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इनके प्रेस वार्ता में जो आप देख रहे अभी भी बैनर में आपके स्क्रीन पे चल रहा है, चलो बिहार बिहार बदलें। कौन सा बिहार बदलिएगा? आप तरक्की के रास्ते पर चलने वाले बिहार को बदलकर फिर से जंगल राज की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं क्या? जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। गोपाल खिमका के हत्या वाला बिहार को बदलेंगे, वो जंगल राज की तरफ मुजफ्फरपुर बालकागिरी वाला बिहार को बदलेंगे। और एक बात संतोष जी, बिजली विभाग के घोटाले वाला बिहार को बदलेंगे, दारू पीने वाले चूहा वाला बिहार को बदलेंगे, बांध खाने वाले चूहा के बिहार को बदलेंगे, एक तरफ लूट और घोटाला भ्रष्टाचार के बिहार को बदलेंगे, दलित बच्ची के बलात्कार के बाद 20-20 घंटा तक हॉस्पिटल में जगह नहीं मिले उस बिहार को बदलेंगे, पलायन नहीं रुकने वाले बिहार को बदलेंगे, बेरोजगारी में ले जाने वाले बिहार को बदलेंगे, कुपोषण में ले जाने वाले बिहार को बदलेंगे, 72,000 करोड़ घोटाले वाले बिहार को बदलेंगे, सीजन घोटाले वाले बिहार को बदलेंगे, इन सब बिहार को बदलेंगे। और हम नहीं, बिहार की जनता बदलेगा। बिहार में उद्योग नहीं लगाने वाले सरकार को बदलेंगे। बदलने के तो अनेक काम है। समय कम है। दशक से लौट कर बिहार अब तरक्की के रास्ते पर बढ़ता हुआ बिहार है, सुलझता हुआ बिहार है। ठीक है, समय कम है। मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूँ। रमाकांत जी, आज दो चीजें बैनर पर देखने को मिली। पहले तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का फोटो था, उनके अभिभावक और आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चेहरा गायब था, लालू प्रसाद यादव।
और दूसरा ये कि राहुल गांधी का भी चेहरा नहीं था। राहुल गांधी जी का चेहरा ना होना, ये क्या अर्थ है इसका? उनकी मंच पर मौजूदगी भी ना होना, उनका चेहरा भी नहीं होना तेजस्वी के साथ, ये क्या दर्शा रहा है? दरअसल पोस्टर की बात करें तो 2020 के चुनाव में भी राजद ने अपने पोस्टर में लालू जी को जगह नहीं दी थी। इस बार तो कम से कम लालू जी सक्रिय हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन पोस्टर में जगह नहीं है। राहुल गांधी का अगर वहां तस्वीर नहीं है तो ये तो कांग्रेस के वहां मौजूद लोग बता सकते हैं कि आखिर ये गलती क्यों है। जब महागठबंधन का स्वरूप है तो सारे लोगों का चेहरा रहना चाहिए था। जब आप कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है तो उनका चेहरा रहना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है वो बताएंगे। लेकिन ये नहीं रहना कहीं ना कहीं कुछ संदेह पैदा करता है, कुछ अविश्वास पैदा करता है, और जिसके सहारे अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें विश्वास पैदा करना होगा, और एकता दिखाने के लिए सारी तस्वीरें जरूरी थी। लेकिन जब आप देखे होंगे, अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे दिव्य ज्योति जी कि भाजपा में वो सारे नारे कहाँ चले गए, नीतीश और बिहार वगैरह वगैरह, तो नारा जो है समय के साथ मर जाते हैं। लेकिन इधर एक नया चीज देखने को मिला है कि जदयू कार्यालय में भी भाजपा नेताओं की तस्वीर है और भाजपा कार्यालय में भी जदयू नेताओं की तस्वीर है। तो हो सकता है बदलते तेवर में, बदलते समय में नया रुख अख्तियार किया गया हो, पुराने नारों को साथ छोड़ करके ये एकता दिखाने की बात की गई हो। जी, आचार संहिता लग गया तो पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं, नहीं रह सकता है। नहीं, पहले की बात मैं कह रहा हूं, पहले भी ये चीजें नहीं थी, लेकिन ये चेहरा जरूर दोनों जगह था। जिस तरह से आज हम राहुल गांधी जी पर सवाल उठा रहे हैं कि चेहरा नहीं है, उसको उन लोगों ने दूर किया कि दोनों चेहरा दोनों तरफ थे। जी ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा।